This is a video for accountancy. Name of the chapter share capital and the topic is oversubscription जो हम पढ़ रहे हैं. ओवरसब्सक्रिप्शन की ये सेकंड वीडियो है. उसमें आपने सिंपली देखा कि अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाए शेयर, आपका इशू, कंपनी का इशू अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो उसमें जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनका आप क्या करेंगे, ये आपने पढ़ लिया पिछली वीडियो में. और उसमें एक क्वेश्चन समझाया गया था जिसकी एक प्रोराटा टेबल भी बनाई गई थी और जो सरप्लस था उसको एडजस्ट किया है या उसको रिफ़ंड किया है, इसके एंट्रीज भी आपने उसमें देख ली थी. और साथ में उस वीडियो में ये कहा गया था आपसे कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लें, यानी कि उसमें कॉल्स का ट्रीटमेंट आप कर लें, उसमें कॉल और जो फॉरफिट करना है उसको आप कंप्लीट कर लें. यानी उस वीडियो में आपसे ये कह दिया गया था कि सरप्लस के केस में, जो सरप्लस हुआ है और सब्सक्रिप्शन के केस में वो अलॉटमेंट या बैंक रिफ़ंड करना है आपको या एडजस्ट करना है आपको, उसका ट्रीटमेंट तो दिखा दिया गया था. बाकी क्योंकि प्रोसेस सेम था कॉल सीरीज दिखाने का या फॉरफिचर दिखाने का, तो वो आपसे कह दिया गया था कि आप खुद कर लें. अब आज एक स्पेशल केस लेकर के आए हैं इस वीडियो में. ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में स्पेशल केस क्या होगा देखिए. लिखा है ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस सरप्लस एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट प्लस कॉल्स एंड एरियर्स ऑन अलॉटमेंट. यानी क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन दे रखा है. जब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तब आपने सरप्लस को एडजस्ट किया. कहाँ एडजस्ट किया? अलॉटमेंट पर, और उस अलॉटमेंट पर ही कॉल्स एंड एरियर्स हो गई. ये स्पेशल केस बनता है और जो एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो इस टॉपिक से आता है. ठीक, ये है आपका सबसे मेन टॉपिक एग्ज़ाम के लिए, जिसमें ये तीनों चीज़ें एक साथ हो. ओवर सब्सक्रिप्शन हो, आपने उसका पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया हो और अलॉटमेंट पर ही कॉल्स एंड एरियर्स हो जाएं. तब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे ये हमें देखना है. तो इसको समझाने से पहले एक बार मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगी और क्या उसका सॉल्यूशन किया जाएगा. बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले. ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि सॉल्यूशन समझने के लिए आपके पास क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए. कॉपी में नोट होगा तो इसलिए आप सॉल्यूशन भी उसका समझते जाएंगे. क्वेश्चन क्या है पहले एक बार पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन में लिखा है एक्स लिमिटेड ऑफर 25,000 शेयर्स ऑफ 100 each payable as ₹25 on application, ₹20 on allotment, ₹30 on first call, and the balance on final call. The balance will be ₹25. ठीक, ओके. 25,000 शेयर, 100 रुपये वाले, 25 की एप्लीकेशन, 20 की अलॉटमेंट, 30 की फर्स्ट कॉल और 20 रुपये की हो जाएगी आपकी सेकंड कॉल. क्या हुआ क्वेश्चन में? ऑफर थे 25,000 शेयर, एप्लीकेशंस आई 40,000 शेयर्स की. राइट, आगे क्या लिखा है? आउट ऑफ विच शेयर्स वर अलॉटेड टू 35 शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस. शेयर्स अलॉट कर दी गए 35,000 के एप्लीकेंट्स को ऑन प्रोराटा बेसिस. 40 की एप्लीकेशंस आई, लेकिन उसमें से 35 के एप्लीकेंट्स को शेयर दे दी गए. यानी 35,000 की एप्लीकेशन जिनकी थी उनको कितने शेयर दे दिए गए? उनको सारे शेयर दे दिए गए प्रोराटा बेसिस पर. दोबारा देखिए, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 40,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर. 40,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, लेकिन शेयर किसको अलॉट किए गए? 35,000 एप्लीकेंट्स को अलॉट किए गए. एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर, जिन्होंने 35,000 के लिए एप्लीकेशन दी थी उनको शेयर्स अलॉट कर दिए गए. यानी 35,000 एप्लीकेशन है तो उनको जो शेयर्स अलॉटेड है वो 25,000 है. तो बाकी जो एप्लीकेशंस बची वो कितनी बची? 5,000 की.
उनका क्या हुआ होगा, ये अंडरस्टूड है, ये क्वेश्चन में आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बताया, लेकिन आपको सॉल्यूशन में उसको कंसीडर करना होगा। तो 5000 की जो रिमेनिंग एप्लीकेशन है 5000 की, दैट मीन्स वो रिजेक्ट कर दी गई है। तो ये कहीं नहीं लिखा है इसके अंदर कि वो रिजेक्ट हो गई है, लेकिन आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि रिजेक्ट हो गई है। ठीक, तो पहला काम ये करते हैं कि इसके पहले टेबल देखते हैं कि टेबल कैसे बनेगी। ध्यान रखिएगा 25,000 की एप्लीकेशन आई है, सॉरी 25,000 ऑफर किए हैं, 40 की एप्लीकेशन आई हैं जिसमें से 35 को 25 दे दिए, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। तो पहले, और एप्लीकेशन जो है यहाँ पर 25 की है, अलॉटमेंट 25 रुपये की है। क्वेश्चन नोट कर लें हम एक बार आराम से इसको पास करके, उसके बाद फिर इसका टेबल देखेंगे, प्रोवाटा टेबल कैसे बनेगी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सारी चीज़ें एक साथ नहीं बता रहा, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन करते रहेंगे क्वेश्चन का। देखिए तो टेबल में क्या होगा, 35 को 25 दिए जाएंगे और 5 को रिजेक्ट किया जाएगा, यही होगा ना पहले फर्स्ट 2 कॉलम्स। ओके, सी द सॉल्यूशन। देखिए आपको सिर्फ यहाँ तक देखना है, इसको अभी नहीं देखना है। 35 को 25,000 शेयर दे दिए गए, 5 को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, तो 35 में से 25 अलॉट हो गए, तो 10 की इनकी एक्सेस एप्लीकेशन हो गई। इनको कोई भी शेयर नहीं दिए गए तो इनकी सारी एक्सेस एप्लीकेशन हो गई। और जो एप्लीकेशन मनी थी वो ₹25 थी, तो सरप्लस 25 के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। 10,000 शेयर इंटू 25, 2,50,000 का सरप्लस इन पर, और 5,000 शेयर पर ₹25 के हिसाब से 1,25,000 का सरप्लस इस पर। अब इस पैसे को एडजस्ट करना है या रिफ़ंड करना है, ये डिसाइड करना है। तो जिसको हमने कोई शेयर नहीं दिया, यानी ये वाली कैटेगरी जो है आपकी सेकंड कैटेगरी, जिसमें हमने कोई शेयर नहीं दिया, इनका अगर कोई सरप्लस रखा है तो उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा सीधा सीधा। और जिनको हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, 25,000 शेयर दिए हैं, उनका पैसा रखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, टेबल समझ में आ गई आपके। टोटल लगा दिया हमने 35 + 5 40 कर दिया, इसका टोटल लगा दिया 25,000, इसका टोटल लगाया 15, इसका टोटल किया 375, इसका टोटल 2,50,000, इसका टोटल 1,25,000। लास्ट में देखिए टोटल एप्लीकेशन आई थी आपके पास 40 की, आपने शेयर अलॉट किए टोटल 25, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम, तो 15,000 की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई। 15,000 पर 25 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 375 आ जाएगा। सरप्लस हो गया 375 का, आपने सरप्लस का क्या किया, उसमें से आपने 2,50,000 को एडजस्ट किया और उसमें से आपने 1,25,000 को रिफ़ंड कर दिया। राइट, ये आपकी प्रोवाटा टेबल हो गई, जो आपसे बनाना आ गई है, आपने सेंड किए हैं सॉल्यूशंस भी। अब दोबारा से क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर नोटेबल पॉइंट यह है कि देखिए जिनको आपने 25,000 शेयर दिए हैं उनका पैसा आपने एडजस्ट किया है अलॉटमेंट पर 2,50,000 रुपीज़। राइट, ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर पहुँचते हैं क्वेश्चन पर एक बार। देखिए आगे लिखा है ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी। सारे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे की, लेकिन एक्सेप्टिंग मिस्टर गोपाल हु वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स अलॉट किए गए, अलॉटमेंट का पैसा डिमांड किया गया, सारे शेयर होल्डर ने पैसा दिया, एक शेयर होल्डर मिस्टर गोपाल जिनके पास 500 शेयर हैं उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब ये पॉइंट आप सोचिए, एक बंदा मिस्टर गोपाल जिसको 500 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये बात ध्यान रखना, और प्रोराटा टेबल पर पहुंचना। देखिए 500 शेयर जिसको अलॉट किए गए हैं उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 500 शेयर है ना उसके। अब ये 500 शेयर जो हैं
वो इन 25,000 के अंदर ही तो होंगे। टोटल शेयर्स जो आपने अलॉट किए हैं रुपीज़, जो नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड हैं वो टोटल 25,000 है। तो ये जो 500 है भैया ये भी तो इसी में होंगे 25,000 में। अब 25,000 शेयर पर आपको ये सरप्लस मिला था जो आपने अलॉटमेंट के लिए रख लिया था। तो इस 2,50,000 से के सरप्लस में कुछ पैसा तो ऐसा भी होगा जो इन 500 वालों का होगा। बिल्कुल होगा। टोटल 25,000 पर आपको 2,50,000 का सरप्लस मिला था जो आपने अलॉटमेंट के लिए रख लिया था, ठीक। तो इन 500 पर भी कुछ पैसा तो ऐसा होगा इसमें जो अलॉटमेंट के लिए रोका गया होगा, और इस वक्त ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा। तो यहाँ पर यही हमारे लिए एक स्पेशल केस बन जाता है कि हमें ये पता लगाना होगा कि ये बंदा मिस्टर गोपाल जिसके पास 500 शेयर्स हैं ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, लेकिन सवाल यह है कि ये कितना पैसा पहले ही दे चुका है एडवांस, कितना सरप्लस इसका रखा है, पहले वो कैलकुलेट करना हमें सीखना होता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। देखिए मिस्टर गोपाल के 500 शेयर्स हैं। टोटल जो शेयर्स अलॉटेड हैं वो 2,25,000, जिस पर टोटल सरप्लस जो एडजस्ट किया आपने अलॉटमेंट पर 2,50,000 किया। ये जो सरप्लस है 2,50,000 का ये 25,000 अलॉटेड शेयर्स पर है। हम कैलकुलेट करेंगे कि 500 अलॉटेड शेयर्स पर कितना सरप्लस होगा। तो कैसे किया, 25,000 शेयर्स पर सरप्लस है 2,50,000 का, तो 500 पर कितना होगा 5,000 रुपीज़ का सरप्लस। ठीक है, टोटल जितने शेयर्स पर सरप्लस है वो नीचे रखें अलॉटेड शेयर्स, और कितने अलॉटेड शेयर्स पे हमें कैलकुलेट करना है वो मल्टीप्लाई में, और जितना सरप्लस है वो यहाँ पर। तो इससे ये कैलकुलेट हो गया कि जो बंदा हमें पैसा नहीं दे रहा उसका ऑलरेडी हमारे पास कितना पैसा रखा हुआ है। तो कितना रखा हुआ है आप देख सकते हैं, उसके 5,000 हमारे पास पहले ही रिसीव हो गए थे सरप्लस के। ये सरप्लस क्यों रोका था, अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, अब ये बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, जब अलॉटमेंट मांगी गई इससे, अब भाई देखो उसने जितना भी सरप्लस दिया हो लेकिन जो बाकी पैसा होगा वो तो मांगा जाएगा ना। तो हुआ क्या, उसने वो पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं दे रहा। और अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट है 20 रुपये की। अब देखिए दोबारा से यहाँ पर 20 रुपये की अलॉटमेंट है और 500 इसके शेयर हैं, तो इसको अलॉटमेंट का कितना पैसा देना चाहिए। एक्चुअल जो पैसा बनता है वो इसका बनता है ये 10,000 का, 500 शेयर्स पर 20 के हिसाब से। मैं और जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 500 शेयर्स पर 20 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये हमें चाहिए इससे अलॉटमेंट की। ठीक है, अलॉटमेंट इसकी 10,000 बनती है, इसके पर्टिकुलर इसके शेयर पर, मिस्टर गोपाल के शेयर्स 500, अलॉटमेंट 20 रुपये की। कितना पैसा लेना है अलॉटमेंट का 10,000, लेकिन एडवांस कितना मिल चुका है इससे, जो एडजस्ट किया हमने सरप्लस को वो 5,000 का किया। तो अब इससे जो हम लेने थे वो 5,000 रुपये लेने थे, 5,000 रुपये हमें इससे लेने थे। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो यही 5,000 रुपये हो गई कॉल्सन एरियर्स, जिसको हम यहाँ बोल देते हैं नेट कॉल्सन एरियर्स। ठीक है, तो इस बार जो इसकी कॉल्सन एरियर्स दिखाई जाएंगी वो ये 5,000 रुपीज़ दिखाई जाएंगी, ना कि इसका यूँ करके मल्टीप्लाई करके। ध्यान रखना इस बात का कि ये कॉल्सन एरियर्स नहीं होंगी इस बार, इसकी सरप्लस माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो बनेगी इसकी कॉल्सन एरियर्स। और सरप्लस कैसे फाइंड किया जाएगा, जो टोटल अलॉटेड शेयर्स पे सरप्लस है उसमें से निकाल लो कि इसके शेयर पे कितना सरप्लस होगा। रिपीट कर लेना वीडियो को और समझ लेना दोबारा से। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था जो आपको पहली स्लाइड पर लिखा हुआ था। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यही हमारा टॉपिक था, सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, सरप्लस आएगा, सरप्लस को आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे और अलॉटमेंट पर ही क्या हो जाएगी, कॉल्सन एरियर्स हो जाएगी। तो कॉल्सन एरियर्स अलॉटमेंट पर दिखाते वक्त उस सरप्लस को हम माइनस करेंगे पहले कैलकुलेट करके। यही हमें इस क्वेश्चन में सीखना था, बाकी इसका प्रॉपर सॉल्यूशन और देखते हैं।
अगर एक बार में सुन के समझ में नहीं आया है तो यू मस्ट रिपीट द वीडियो। जी क्वेश्चन हो गया आपका, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके लिए हम पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। टेबल हमारे पास बन चुकी है, उसकी हम वर्किंग कर चुके हैं। इसकी प्रोडाटा टेबल भी वर्किंग ही है ये, और जो इसकी नेट कॉल्स नियरेंस कैलकुलेट करनी थी वो भी वर्किंग ही थी। अब इसकी जनरल एंट्रीज हम बनाएंगे और उसमें आप देखोगे अमाउंट ₹25, ध्यान रखना है इसको हमें। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ होगा 25, 20, 30 और 25, इस तरीके से पैसा है। और आगे देख लेते हैं और इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले पूरा। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड दी शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, फॉरफिट भी कर दिया। इस जैसे ही इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। फाइनल फर्स्ट कॉल वाज मेड ऑफ देयर आफ्टर, फर्स्ट कॉल उसके बाद की गई, यानी जब इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तब इसके शेयर को फ़ौरन फॉरफिट कर लिया, उसके बाद फर्स्ट कॉल की गई और फॉरफिटेड शेयर्स को फिर रीइश्यू कर दिया गया और फाइनल कॉल की ही नहीं गई है। ठीक, देखते हैं एंट्रीज देखते हैं। इसके ₹25 की एप्लीकेशन है और जो फर्स्ट एंट्री बनती है वो इन 40,000 यानी कि अप्लाइड शेयर्स से बनती है। तो ₹25 और अप्लाइड शेयर्स 40,000। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000 शेयर पर ₹25 के हिसाब से ₹10 लाख आपने रिसीव कर लिए। देन सेकेंड एंट्री में ये अमाउंट यहाँ उठकर ऐसे ही आ जाती है। आपके जो अलॉटेड शेयर्स हैं वो 25,000 है और एप्लीकेशन थी ₹25 की, इसलिए मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कहाँ पर, इसमें कैपिटल में। अलॉटमेंट पर आपने टेबल में देखेंगे आप 2,50,000 एडजस्ट किया है और रिफंड किया है आपने 1,25,000। देख लीजिए एक बार और टेबल, ये देखिए 2,50,000 एडजस्टमेंट और अलॉटमेंट। कौन सी अमाउंट लेते हैं हम टेबल में, ये वाली लेते हैं। टेबल की जो टोटल वाली अमाउंट होती है वो एंट्रीज में लिखी जाती है। 2,50,000, 1,25,000, ये आ गए अमाउंट्स यहाँ पर आपके। 2,50,000 अलॉटमेंट और रिफंड कर दिया 1,25,000 और कैपिटल में आ गया ये। इन तीनों का टोटल अगर आप करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। इस तरीके से हमारी एप्लीकेशंस की एंट्री कंप्लीट हो गई और अब हमें अलॉटमेंट को ड्यू करना है। और अलॉटमेंट आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, आपके सामने होगी। अलॉटमेंट है ₹20 के। देन देखते हैं एंट्री। फर्स्ट एंट्री 40,000 शेयर से, अप्लाइड शेयर से, बट उसके बाद की सारी एंट्रीज अलॉटेड शेयर से। देख लीजिए 25,000 शेयर्स पर ₹20 के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू की 5 लाख। फिर हमने नेक्स्ट एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कॉल सिनेरियस क्योंकि अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला है मिस्टर गोपाल से, इसलिए उस अकाउंट को भी डेबिट किया गया। सबसे पहले यहाँ से ये अमाउंट उठ करके यहाँ आती थी लेकिन नहीं आई, वहाँ 5 लाख थे और यहाँ 2,50,000 आई। क्यों? क्योंकि 5 लाख में से वो 2,50,000 आपने माइनस कर दिए जो एडजस्ट किया है। टेबल में देखेंगे आप एडजस्टमेंट का टोटल कॉलम, एडजस्टमेंट का जो कॉलम है उसका टोटल देखिए 2,50,000 है, वो अमाउंट माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ पर अमाउंट ये लिखी जाती है यहाँ पर। ठीक, ये 2 लाख मतलब ये है कि 5 लाख रुपए में से 2,50,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जो सरप्लस था उसको आप एडजस्ट कर चुके हो, तो अब अलॉटमेंट हमें जो मिलनी थी सिर्फ 2,50,000 से मिलनी थी। अब इस 2,50,000 में से भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि मिस्टर गोपाल से जो हमें पैसा मिलना था 5,000 मिलना था वो हमें नहीं मिला, वो कॉल्स एंड एरियर्स हो गई। तो 2,50,000 में से, इस 2,50,000 में से 5,000 रुपीज़ नहीं मिले तो बैलेंस करके लिख दो बैंक में, ये पैसा आपको मिल गया। ये 2,50,000, 2,50,000 में से 5,000 माइनस करके। ठीक, ये 5,000 कैसे आया ये पिछले आप पेज पर देखिएगा, वीडियो को पीछे देख करके। राइट, फिर उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट के फ़ौरन बाद इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं। कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स है ना। ठीक है, 500 शेयर्स, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 बट द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹25 प्लस 20। क्यों? एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, अभी तक कुछ और तो मांगा नहीं है, तो 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 500 शेयर्स इंटू 45, अमाउंट ये आ गई। कॉल्स एरियर्स उठ के आ जाएंगे यहाँ से, ये आ गए 5,000।
फॉरफीचर का प्रॉफिट हो गया 17,500 रुपीज़ इन शेयर्स को फॉरफिट करने पर। उसके बाद क्या किया, फॉरफिट करके फिर फर्स्ट कॉल की गई है। अब मार्केट में शेयर थे आपके, देखिए आपने अलॉटमेंट जो ड्यू की होगी कितने पे, 25 पे किया ना, यानी 25,000 शेयर है, ठीक। उसमें से 500 शेयर्स प्रॉफिट कर लिए गए, तो अब कितने बचे, जितने बचे उसी पर आप फर्स्ट कॉल करेंगे। देख लेते हैं फर्स्ट कॉल। शेयर थे आपके 25,000, उसमें से 500 आपने प्रॉफिट कर लिए, बचे 24,500। फर्स्ट कॉल है ₹30 की, 30 से मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। फर्स्ट कॉल के रिसीव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 100% पैसा रिसीव कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, फिर इन शेयर्स को रीइश्यू कराया गया। द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड at ₹78 फॉरफिटेड शेयर्स at ₹78। 500 का शेयर्स जो थे वो 78 में रीइश्यू कर दिया गया। आगे क्या लिखा है, ₹75 पेड अप। मैंने बार बार बोलता हूँ ये कि रीइश्यू के वक्त जो पेड अप वैल्यू होती है वो कैपिटल में आती है, तो कैपिटल में आ गई। जब बैंक में 78 है, कैपिटल में 75 है, इट मीन्स ₹3 के प्रॉफिट में ये इशू कर दिया गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ गए ₹3। 75 रुपीज़ की चीज़ 78 में दे दी गई। 75 इसलिए क्योंकि अभी तक सिर्फ फर्स्ट कॉल मांगा गया था, फर्स्ट कॉल तक का पैसा। तो 75 रुपीज़ के शेयर था जो आपने 75 में इशू कर दिया, ₹3 का आपको प्रॉफिट हो गया। शेयर्स प्रॉफिट होने के बाद रीइश्यू किए जा चुके हैं, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी बनती है बनाना। देखिए सब प्रॉफिट हुआ था 17,500 शेयर्स पर, और रीइश्यू भी हमने 500 ही कर दिए हैं, तो सारा का सारा प्रॉफिट इसमें चला गया, क्योंकि लॉस तो कोई है ही नहीं रीइश्यू करने पर, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है द फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। भैया नहीं, उन्होंने बोला है मत बनाओ, तो मत बनाओ, हम क्यों बढ़ाएंगे अपना काम, ठीक है। तो फाइनल कॉल की हमें एंट्री करनी नहीं, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन देखेंगे आप इसके बाद एक चीज़ मैंने और बनाई है क्वेश्चन में, वो भी देख लेते हैं। देखिए बैंक अकाउंट बनाया मैंने यहाँ पर। अब ये बैंक अकाउंट कोई नई चीज़ तो आपके लिए है नहीं, एक दिन नए क्वेश्चन में और भी आपको कराया है। सिंपली जो भी बैंक की एंट्रीज़ है वहाँ से ये बैंक का लेजर एक बना दिया गया, और सारी बैंक की एंट्रीज इसके अंदर पोस्ट कर दी गई। आप जानते हो फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसका पैसा यहाँ पर आ गया। फिर सेकेंड एंट्री में आपने कुछ पैसा रिफ़ंड किया था, तो वहाँ पर आपने शेयर कैपिटल को क्या किया था, डेबिट किया था, और बैंक क्रेडिट हुआ था, यानी बैंक से पैसा चला गया था आपके पास से एप्लीकेशन के नाम पर, तो ये आ गया। एप्लीकेशन आपने रिफ़ंड की थी। फिर अलॉटमेंट का पैसा आपने रिसीव किया, फिर फर्स्ट कॉल का रिसीव किया, फिर आपने शेयर्स को रीइश्यू किया, तो कुछ पैसा कैपिटल में आया, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम में आया। पीछे एंट्रीज देखेंगे आप, और इसमें पोस्टिंग चेक करेंगे। फिर आपने फाइनली इस लेजर का बैलेंस कर दिया। बैलेंस कैसे किया, इन सब का टोटल लगाया, और उसमें से ये वाली अमाउंट माइनस कर दी, ये आपका बैलेंस आ गया, ये बैंक अकाउंट बन गया, ठीक। ओके, ये तो क्वेश्चन में जो मैं आपसे बनवा रहा हूँ वो हमने बना लिया कि जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट कैसे बनेगा। नाउ सी व्हाट क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर कैश बुक एंड पास जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज के साथ कैश बुक पूछी है, और हमने जो सॉल्यूशन देखा वो जर्नल एंट्रीज के साथ बैंक अकाउंट बनाने का देखा। बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा है तो अलग हो जाता है मैटर, कैश बुक बनाने के लिए कहा है तो अलग मैटर हो जाता है। अगर बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा है तो सॉल्यूशन जैसे हम करते आ रहे हैं सेम वैसे ही होगा, सिर्फ बैंक का एक लेजर बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे कैश बुक बनाने के लिए कह दिया तो सॉल्यूशन में जो आप जर्नल बनाते हो उसमें एक चेंज आ जाएगा, और मैं इसी क्वेश्चन को आपको फिर इस चेंज के साथ कैसे सॉल्व होगा करके दिखा रहा हूँ। आप लोग नोट कीजिए। इसका मतलब इस वीडियो में अब एक टॉपिक और ऐड होने वाला है आपका। क्या टॉपिक, जिसमें आपको कैश बुक और जर्नल बनाना होगा, राइट।
देखिए टॉपिक हमारा ये था वीडियो का, ओवर सब्सक्रिप्शन, सरप्लस एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स इन एरियर्स। यानी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, उसमें जो पैसा जो आपको सरप्लस मिलेगा आप उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे और अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगी, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपने और क्या सीखने जा रहे हैं आप वो भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कभी आपसे कहा जाता है कि जर्नल एंट्रीज बनाइए और बैंक अकाउंट बनाइए, आपसे ये पूछा जाता है। अगर आपसे जर्नल एंट्री और बैंक अकाउंट को पूछा जाता है तो सोल्यूशन वैसे ही होगा जैसा अब तक आप सुन चुके हैं वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जर्नल एंट्री और कैश बुक बनाइए, तो आपके सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंस आ जाएगा कि देखिए, जब आप नॉर्मली जो आपने जर्नल एंट्री सीखी है, अगर बैंक अकाउंट भी पूछा गया आपसे तो वही एंट्रीज बनेंगी सारी की सारी। लेकिन अगर आपसे जर्नल एंट्रीज़ के साथ कैश बुक पूछी गई है तो जर्नल में जितनी भी बैंक की एंट्रीज है वो रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। जैसे फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब अगर आपको कैश बुक बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो फिर ये एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ये जर्नल में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक इसी तरीके से फिर सेकेंड एंट्री होती है एप्लीकेशन टू कैपिटल, वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि वो बैंक की एंट्री नहीं है। फिर थर्ड एंट्री होती है अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसमें बैंक नहीं है, वो रिकॉर्ड की जाएगी। फिर फोर्थ एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, वो बैंक की एंट्री है तो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी क्योंकि वो कहाँ पहुँच जाएगी, कैश बुक में। देखते हैं सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन, सॉल्यूशन आपने नोट कर लिया होगा, अपने सामने रखिए और फिर इसके हिसाब से सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये लिखा इन क्वेश्चन, यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर कैश बुक एंड पास जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि कैश बुक बनाओ और जर्नल एंट्री पास करो, तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे है वही देखिए। फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देख लीजिए बैंक अकाउंट इसमें डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री गायब। अब वो एंट्री कहाँ चली जाएगी, वो एंट्री कैश बुक में चली जाएगी। ठीक है, वो एंट्री कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में चली जाएगी। ठीक, तो कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड होगी एक बार वो समझ लेते हैं। अभी अभी आपने बैंक अकाउंट देखा था, ये बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर इसका बैंक अकाउंट काट करके आप ऊपर कैश बुक लिख दोगे तो सेम चीज़ है। ठीक है, आपसे अगर कैश बुक पूछी गई है या बैंक अकाउंट पूछा गया है, इसके अंदर जो एंट्री लिखी जाएंगी वो वैसे लिखी जाएंगी। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, आपके जर्नल एंट्रीज पे पड़ेगा जो जर्नल आप बना रहे हो। अगर बैंक अकाउंट पूछा गया है तो यहाँ पर इसकी हेडिंग आप बैंक अकाउंट लिख दोगे। कैश बुक पूछा गया है तो इसकी हेडिंग कैश बुक लिख दोगे, जो इसका टाइटल है, नेम। ठीक, लेकिन आप डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस आएगा आपके जर्नल एंट्रीज़ में। बैंक अकाउंट पूछा है तो सारी एंट्री बनाई जाएंगी, और अगर कैश बुक पूछा है तो बैंक के अलावा सारी एंट्रीज जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी। अब देखिए फिर से जर्नल देखते हैं। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होती है, यहाँ से गायब हो गई और कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। सेकेंड एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और इसमें टू बैंक भी आया था। तो देखिए बैंक का जितना पोर्शन था वो यहाँ से हटा दिया गया। ठीक, थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल होती है, यहाँ पर आ गई। उसके बाद फोर्थ एंट्री क्या होती है, हुई थी इस क्वेश्चन के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए जितना बैंक का अमाउंट था, बैंक वाला हिस्सा हटा दिया गया, सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स की वजह से टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आया, क्योंकि बैंक में लिखे थे 245, कॉल्स इन एरियर्स में थे 5000, तो 245 देखिए गायब कर दिए अलॉटमेंट से भी। सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स की वजह से अलॉटमेंट भी यहाँ पर आई है। उसके बाद जब ये अलॉटमेंट नहीं मिली, फिर आपने फॉरफिट कर ली, तो फॉरफिट की एंट्री यहाँ पर आ गई क्योंकि इसमें बैंक नहीं होता। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल मांगी, इसमें भी बैंक नहीं होता, एंट्री आ गई। उसके बाद फर्स्ट कॉल को रिसीव किया गया, उसमें बैंक की एंट्री थी, कंप्लीट सारा का सारा पैसा मिल गया था, इसलिए वो पूरी एंट्री उठ करके कैश बुक में चली गई। उसके बाद इन जो फॉरफिट किए थे आपने शेयर्स, उनको रीइश्यू कर दिया गया, और रीइश्यू करने में बैंक डेबिट था, सिर्फ बैंक डेबिट था, तो दोनों क्रेडिट वाली चीज़ें थी जो आपके कैश बुक में चली जाएंगी। और
फॉरफीचर का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने में कहीं बैंक नहीं आता, इसलिए ये एंट्री पे जर्नल में रह गई। तो देखिए पूरे में बैंक से रिलेटेड जो भी था सब जर्नल में से गायब हो गया, और वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया इस फॉर्मेट में, और इसका नाम चेंज करके हम क्या लिख देंगे, कैश बुक लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर की पोस्टिंग सेम है, चाहे बैंक अकाउंट हो चाहे कैश बुक हो, इसलिए मैंने दूसरा नहीं बनाया, दोबारा से नहीं बनाया। ठीक, तो एक ये चीज़ सीखनी थी। ये दोनों तरीके से सॉल्यूशन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको सॉल्यूशन करने ही करने हैं। तो आपका ये क्वेश्चन जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो, पैसा सरप्लस जो मिला है आपको अलॉटमेंट पे आपने एडजस्ट किया हो, और वही कॉल यानी कि एडजस्टमेंट जिस पर किया आपने अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट ही आपको ना मिले किसी बंदे से, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएंगी। फिर आपने ये भी देख लिया आज कि अगर क्वेश्चन में जर्नल के साथ कैश बुक पूछा गया हो तो कैसे एंट्रीज़ को लिखा जाएगा, और कैश बुक के बजाय अगर बैंक अकाउंट पूछ लिया जाए तो क्या किया जाएगा। ठीक, एक इसमें मैंने एक क्वेश्चन और छोड़ा है, वो आप नोट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और इसमें एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि कभी कभी आपको बंदे के अप्लाइड शेयर्स दे रखे होंगे। ए हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, ए जिसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। यानी जिस बंदे ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और इसलिए उसके अलॉटमेंट के बाद शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। लेकिन ये तो अप्लाइड शेयर्स है ना उसके, तो हमें इससे इसके अलॉटेड शेयर्स फाइंड करने पड़ते हैं पहले। ठीक है, तो पहले इसके अलॉटेड शेयर्स फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन होगा। अब अलॉटेड शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे ये देख लीजिए। चलिए, एप्लीकेशन रिसीव हुई 2,60,000 की, प्रोराटा जो कर दिया गया वो कर दिया गया 2,50,000 वालों को, यानी 2,50,000 वालों को 2 लाख दे दिए गए। ठीक, 2,50,000 की एप्लीकेशन जिनसे मिली थी उनको 2 लाख शेयर दे दिए गए, बचे 10,000 शेयर्स, उनको क्या कर दिया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा। यानी अगर एप्लीकेंट्स आपके 2,50,000 हैं तो उनको 2 लाख शेयर्स दिए हैं, तो आप कैलकुलेट कर लो कि अगर आपके एप्लीकेंट्स 1000 हैं तो उनको कितने शेयर्स दिए होंगे। कैसे होगा कैलकुलेट, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, क्वेश्चन में आपने ये तो पढ़ लिया ना कि 2,50,000 के एप्लीकेंट्स को 2 लाख शेयर दे दिए गए। 2,50,000 के एप्लीकेंट्स को 2 लाख शेयर दिए गए, यानी जिन्होंने 2,50,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 2 लाख शेयर दे दिए गए। अब आपको ये फाइंड करना है कि अगर इसने ए ने 1,000 के लिए अप्लाई किया था तो इसको कितने शेयर्स दिए गए होंगे। ठीक, देखते हैं कि कितने शेयर्स इसको दिए गए होंगे। देखिए, आपका फॉर्मूला क्या बनता है। अगर आपको दे रखे हैं, जिस बंदे ने कॉल से एरेस्ट किया, अगर उसके आपको अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं तो उसके आपको अलॉटेड शेयर्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि वो बंदा जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं टोटल, और उसके टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, और उस बंदे ने खुद ने कितने के लिए अप्लाई किया था। ठीक, तो देखेंगे कि टोटल जो अप्लाइड शेयर्स थे वो 2,50,000 थे, और 2,50,000 वालों को 2 लाख दे दिया गया था शेयर, यानी 2,50,000 एप्लीकेशन थी तो 2 लाख अलॉट किए गए थे। अगर 1,000 एप्लीकेशन होंगी तो कितने अलॉट किए गए थे ये फाइंड हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 800। ठीक, दोबारा देख लीजिए, 2,50,000 की अगर एप्लीकेशन थी तो अलॉट किए 2 लाख, तो अगर 1,000 की एप्लीकेशन होंगी तो अलॉट कितने होंगे ये फाइंड करना है आपको। जिस बंदे ने 1,000 अप्लाइड शेयर, जिसके 1,000 अप्लाइड थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो उसके फाइंड कर लिए हमने अलॉटेड शेयर्स 800। अब जो भी काम होगा वो 800 शेयर्स पर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। ठीक, बस थैंक यू, यही आज की वीडियो थी, यही सब कुछ था आज की वीडियो में, बस इतना ही है आज के लिए। और टॉपिक ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या था,
उसको याद रखना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट वीडियो है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच। इनको रिपीट करिए और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी उसमें मैं कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस होंगे 5-6 और उनकी टेबल डिफरेंट टाइप से उनमें प्रॉब्लम्स पूछी गई होंगी, कही गई होंगी, तो उनके प्रॉपर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा टेबल्स के कि उनमें टेबल्स कैसे बनाई जाएंगी। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर टेबल बन जाए तो क्वेश्चन आधा यहीं सॉल्व हो जाता है। तो देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।